दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। अमेरिका और इजराइल की इस वक्त बहुत ही भारी बेइज्जती हो गई है और ये बेइज्जती इतनी भयानक है कि नेतन्याहू हो, जो बाइडन हो, चाहे नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, सबको अपना मुंह छिपाने की नौबत आ गई है, क्योंकि यमन के हूतियों ने इनके मुंह पर कालख पोत दी है। और ऐसा कालिख पोता है कि अपने हुए नुकसान को ये कहीं जग जाहिर भी नहीं कर सकते, कहीं मंजर आम भी नहीं कर सकते, ना किसी को बता सकते हैं। हुआ यूं कि हूतियों को ये बहुत ज्यादा अपनी ताकत दिखाने के लिए पहुंचे थे। अमेरिका बहादुर की हम बात कर रहे हैं। तो अमेरिका इसराइल के हुए नुकसान का बदला लेने के लिए यमन के हूतियों को मारने के लिए पहुंचे थे। मुक्का उक्का घुमा करके ये पहुंचे और पता चला कि सामने हूतियों ने ऐसा मुंह पर इनका मुक्का मारा कि अपना मुंह नाक लेकर के वहां से भागते नजर आए। इतना बुरा मार मारा है अमेरिका को कि अमेरिका के लिए ये एक ऐतिहासिक बेइज्जती हुई है। ऐसा भयंकर मार दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिला, जिस तरीके से, जितनी बुरी तरह से यमन के हूतियों ने अमेरिका को मारा है। और इस हमले के बाद जिस तरीके से ये यमन के हूतियों को सबक सिखाने के लिए बार बार उनके इलाके में चले जाया करते थे, दो चार बम ब्लास्ट करके चले आया करते थे, यहां वहां बम गिरा करके इंटरनेशनल मीडिया में खड़े होकर फोटो खिंचवाया करते थे कि ये देखो भाई, हमने तो यमन के हूतियों को मार दिया, उनके ठिकाने पर अटैक कर दिया, बड़ा मार मारा। पर पता यह चला कि साहब, यमन के हूतियों ने उल्टा इन्हीं का मुंह ऐसा काला किया कि ये वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागते नजर आए। अमेरिका इतवार के रोज दिन की रोशनी में एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ यमन पर अटैक करता है। ये बड़े ही तैयारी के साथ गए थे, और गए थे तो एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर चलने का यह फायदा होता है कि समंदर पर एक चलता फिरता एयरबेस होता है, समझिए, पानी का जहाज, उसी के ऊपर रोड सड़क बनी होती है, और वहीं से जहाज लैंड करती है और जाकर के अटैक करके वापस चली आएगी। तो फाइटर जेट वहां से उड़ान भरता है और फाइटर जेट यमन के समंदर इलाके में जाकर के वहां बमबारी करना शुरू करता है। लेकिन यमन के हूतियों ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से इन पर पलटवार कर दिया, जिसके बाद यमन के हूतियों ने इनका एक फाइटर जेट मार गिराया। F-18 अमेरिका का फाइटर जेट यमन के हूतियों ने मारकर गिरा दिया। यकीन करना बहुत मुश्किल है, पर यमन के हूतियों ने मारकर गिरा दिया। और जब मारकर गिराया तो पता यह चला कि यमन के हूतियों ने न सिर्फ उस जहाज को गिराया, बल्कि यमन के हूतियों ने, यानी अंसारुल्लाह ने, उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी हमला करना शुरू कर दिया, जिस एयरक्राफ्ट कैरियर पर सवार होकर के ये लोग उड़ान भर करके लैंड करके वहां जा रहे थे बार बार हमला करने। जो जहाज उड़ान तो भर पाया, लेकिन उसे वापस लौटने की नौबत नहीं आई। यमन के हूतियों ने अमेरिका के फाइटर जेट को मार गिराया। और जब एयरक्राफ्ट कैरियर पर यमन के हूतियों ने हमला शुरू कर दिया, तो अमेरिका को पेंटागन से बकायदा मैसेज आता है कि भाई साहब, फौरन इलाका छोड़ो, वरना जो बचा कुचा है ना, ऐसी तबाही फिर नहीं देखने को मिलेगी। तुरंत पूरा फाइटर जेट मोड़ लिया जाता है, तुरंत एयरक्राफ्ट कैरियर मोड़ लिया जाता है, और वापस यमन के समंदरी इलाके को छोड़कर ये भागते हैं। इसे ही कहते हैं दुश्मन को मारने जाना और उल्टा पीट कर आना। और यमन के हूतियों ने इनको उल्टा पीट कर इनकी पीठ लाल कर दी है, और ये अपने पीठ पर चादर ओढ़कर अब घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब, हम मार के आए, सबक सिखा दिए, लेकिन उस चादर को नहीं हटा रहे हैं और ना ये बता रहे हैं कि चादर क्यों पहनी हुई है। दरअसल जो पीठ है, वो पीठ यमन के हूतियों ने लाल कर दी है, और अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने घाव को, निशान को छिपाने के लिए चादर ओढ़कर ये घूम रहे हैं। पता यह चला कि इंटरनेशनल मीडिया में फिर यह खबर उड़ा दी गई कि यमन के हूतियों के ऊपर ये अटैक करने गए थे अमेरिका बहादुर, और अचानक गलती से, याद रखिए, गलती से अपने ही फाइटर जेट को मार गिराया।
2 पायलटों की जान बच गई, बाल बाल बचे, और ये गलती से हो गई। अब साहब आप इसे गलती से ना कहें तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम पहलवान बनकर गए थे एक दुबले पतले आदमी को मारने के लिए, और उसने 2-4 फैट ऐसा मारा कि पहलवान जी जमीन पर पसर गए, लौटने लगे, उतने में ही उठ ही नहीं पाए। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब हम गए तो थे मारने के लिए, हमने अपना फैट भी उठा लिया, पांव भी उठाया मार रहे हैं कि बस पतले दुबले आदमी को बस तुरंत हम 2-4 फैट मार देंगे, लेकिन पांव फिसल गया, वरना हम तो बिल्कुल मारकर बिल्कुल सोच सीधा कर देते उनको। तो इसलिए अमेरिका अब अपनी इज्जत बचाने के लिए इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर चलवा रहा है कि साहब हमने तो गलती से अपना ही फाइटर जेट मार गिराया। और कितना बड़ा इन्होंने नुकसान किया यमन में जाकर के, अभी सेंटकॉम ने खुलकर इस बारे में कुछ भी कहा नहीं है, ना ही अमेरिका बहादुर की तरफ से कोई बयान आया है। पर इतना तो समझ में आ गया है कि किसी को भी हल्के में लेना ठीक नहीं, खासकर उस दुश्मन को बिल्कुल भी हमला में, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए जिस दुश्मन पर आपने बरसों बरस तक हवाई हमले किए, बमबारी की, उनके इलाकों को खंडहर बना दिया। वो दुश्मन जब आपको देखेगा तो उसके दिल की आग दहक उठेगी, और उस दहकती आग को शांत कर पाना फिर आपके बस की बात नहीं। अमेरिका सऊदी अरब के साथ मिलकर लंबे समय तक, 8 साल तक यमन के ऊपर हमला करता रहा, लाखों यमनियों को मारता रहा। जब वही यमन के हूती अमेरिका और सऊदी पर भारी पड़ गए तो जैसे तैसे करके हाथ पैर जोड़कर हूतियों का सऊदी अरब जो है वो सीज फायर कर लेता है। अभी भी सीज फायर चल रहा है, पर यमन के एक बड़े हिस्से पर यमन का उस हुकूमत का भी राज है जिसे अमेरिका सपोर्ट करता है, सऊदी अरब सपोर्ट करता है, और यमन के आधे से ज्यादा हिस्से पर, यहां तक कि राजधानी सना के ऊपर भी यमन के हूती कब्जा किए हुए हैं, उनका गवर्नमेंट चल रहा है। तो ये थे यमन। यमन के हूती कितने खतरनाक हो चुके हैं कि वो 2000 किलोमीटर दूर से ही बैलिस्टिक मिसाइल दाग देते हैं। वो बैलिस्टिक मिसाइल कोई मामूली नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल, और हाइपरसोनिक मिसाइल दागते हैं तो सीधे इजराइल की इमारतों पर गिरता है। हूती कहते हैं कि हम जो अपना हमला कर रहे हैं वो इजराइल के सैन्य ठिकानों पर कर रहे हैं, लेकिन जिन इलाकों पर जाकर के, जिस इमारत के ऊपर जाकर के हूतियों के मिसाइल गिरती है, वहां खंडहर जैसे हालात नजर आते हैं। बिल्कुल चारों तरफ तबाही तबाही तबाही। उन्हीं तबाहियों का बदला लेने के लिए अमेरिका बार बार पहुंचता है कि हम बिल्कुल ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे पहले इजराइल भी 2 दिन पहले जो है हूतियों के ऊपर अटैक करने आया, अटैक कर ही रहा था और अटैक कर चुका था कि कुछ देर के बाद ही तुरंत यमन की तरफ से भी फलस्तीन 2 मिसाइल दाग दी जाती है, और ये हाइपरसोनिक होती है। और हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल के पास टेक्निक होने का दावा तो करते हैं, लेकिन दावा वो है नहीं इनके पास सिस्टम। और जितने भी इन्होंने मिसाइल दागे वो मिसाइल जाकर के अपने निशाने पर लगे। हूतियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा बोला, मीडिया में बयान जारी करके बोला कि हमने अपने मकसद को अचीव कर लिया, हासिल कर लिया, हमने तो मार गिराया, जहां निशाना लगाया था वहां मार गिराया। लेकिन अमेरिका, इजराइल को बहुत बुरा लगता है। अमेरिका उसी का बदला लेने आया था और फिर वापस भागने पर मजबूर हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त हूतियों ने अपना हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागा था शनिचर के रोज, उसके बारे में अब जाकर के इजराइल का बयान सामने आया है। इजरायली सेना यानी आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने अपने बयान में कहा है कि साहब हमारा जो एरो सिस्टम था ना, एरो डिफेंस सिस्टम, उसमें टेक्निकल खराबी आ गई थी, तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके वजह से वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, वरना तो उनको तो हवा मार के उड़ा दिया होता। पर हूतियों के ऊपर इनका कोई बस नहीं चल पा रहा है, और ना हूतियों के साथ देखा कोई सीज फायर है, क्योंकि सीज फायर तो लेबनान से है, तो भाई हिजबुल्लाह तो अभी खामोश बैठ गया, बाद में फिर हमला करेगा। अभी तो वो भी इंतजार कर रहा है हिजबुल्लाह कि बार बार इजराइल सीज फायर को तोड़ रहा है, और एक ही बार फिर वो जबरदस्त जवाबी हमला करेगा तो नेतन्याहू
यहां वहां भागते नजर आएंगे। अब देखिए कि यमन के हूतियों ने F-18 फाइटर जेट को मार गिराया और उसने कहा है कि हमने 8 क्रूज मिसाइल दागे हैं और 17 ड्रोन के साथ अमेरिका पर हमला किया, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया, जिसके बाद पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर ही लेकर अमेरिका यमन के समंदरी इलाके से फुर्र हो गया, भाग गया, दुम दबाकर खिसक गया। खैर, अगर नेतन्याहू की बात की जाए तो नेतन्याहू के लिए वक्त बहुत मुश्किल भरा है। एक तो इजराइल के भीतर खतरनाक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है बंधक समझौते के लिए भी, और नेतन्याहू के ऊपर जिस तरह से करप्शन के बड़े बड़े चार्जेस हैं उसको लेकर के भी। इजराइल के इतिहास में मोस्ट करप्ट पर्सन के तौर पर अगर किसी को देखा जाता है तो वो है नेतन्याहू, और नेतन्याहू को बहुत ही बड़ा भ्रष्ट माना जा रहा है, और यह भी माना जा रहा है कि इनको अदालत सजा भी सुना सकती है, इन्हें जेल जाना पड़ सकता है। और जेल जाने से बचने के लिए ही ये गजा के साथ अभी भी जंग जारी रखे हुए हैं कि अगर गजा के साथ अगर जंग अगर शांत हुआ तो इस्तीफा देकर के दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा, और इस्तीफा देते ही इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये कई तरह से परेशान है। अभी इनको पोलैंड जाना था। पोलैंड में जो है यहूदियों के जेनोसाइड के ऊपर जनवरी के आखिरी हफ्ते में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया पोलैंड में, और इस प्रोग्राम की खासियत यह है कि वहां दुनिया भर के नेता इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू को जाना था, और नेतन्याहू को यह डर सता रहा है कि अगर उन्होंने पोलैंड में कदम रखा तो पोलैंड की हुकूमत इनको गिरफ्तार करके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने पेश करके देगी, क्योंकि पोलैंड पहले ही कह चुका है कि हम समझौते के तहत बंधे हुए हैं और हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट पर अमल करेंगे अगर नेतन्याहू पोलैंड में आते हैं तो नेतन्याहू बिल्कुल दुबक कर बैठ गए। अब तय हुआ है कि अपने शिक्षा मंत्री को वहां पर भेजेंगे, जो कि इजराइल की तरफ से जाकर नुमाइंदगी करेंगे, न कि नेतन्याहू अब जाएंगे। तो यह मामला यही रह गया। नेतन्याहू के लिए मुश्किलात कम नहीं है। एक तो खुले में वो घूम नहीं सकते क्योंकि इजराइल के लोग उसका मुंह नोच लेंगे, उसका कॉलर पकड़ लेंगे, पूछेंगे बता हमारे बच्चे कहां हैं। और एक बड़ी आबादी ऐसी है जो इनसे बेहद नाराज है इनके करप्शन की वजह से। और एक वजह यह भी है कि ये सबके सामने नहीं जा सकते, पब्लिक में नहीं घूम सकते, सिक्योरिटी के अमले के साथ ही इन्हें बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ अपना कदम बाहर निकालना पड़ता है, वरना ज्यादा वक्त ये बंकर में रहते हैं। क्योंकि हिजबुल्लाह अभी भी अपना बदला लेने की फिराक में है। हिजबुल्लाह कभी भी इनकी जान ले सकता है। वो हसन नसरुल्लाह का कत्ल का बदला जरूर लेना चाहेगा, और वो ऐसा कर भी चुका है। 2-2 बार इनके ऊपर अटैक कर चुका है। एक बार तो बाकायदा बेडरूम तक पहुंच गया। वो तो गनीमत रही कि केसरिया वाले घर पर नेतन्याहू मौजूद नहीं थे, क्योंकि महीनों पहले से ये जेरूसलम की पहाड़ियों में बनाए गए खुफिया बंकर में छिप करके रह रहे थे, और बहुत दिनों तक ये अपनी मीटिंग भी कर रहे थे, और अब भी मीटिंग कर रहे होंगे, क्योंकि अब ये बातें बाहर नहीं आ रही हैं। पर नेतन्याहू के लिए अपने ही देश में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। बाहर जा नहीं सकते क्योंकि वहां गिरफ्तारी का खतरा बढ़ जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जेनोसाइड के मामले में, गजा जेनोसाइड के मामले में इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। तो ये जाएंगे तो कहां जाएंगे? एक बहुत बड़ी समस्या इनके सामने पैदा हो गई है। अगर गौर किया जाए तो जिस तरह की हरकत इन्होंने गाजा के भीतर की है, क्या उसे नरसंहार नहीं कहा जाना चाहिए? गाजा के भीतर इन्होंने इतना उत्पात मचाया है कि गाजा चारों तरफ से खंडहर में तब्दील हो गया है। अल जबालिया शहर का इलाका तो बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। 70% से ज्यादा घरों को बिल्कुल तबाह किया जा चुका है। इजराइल अपने हमलों में अल जबालिया को उजाड़ चुका है, और अब
मीडिया में भी ये खबरें आने लगी हैं कि अल जबालिया एक भूतिया शहर बन चुका है, एक भूतिया शहर। इस हद तक इसने दरिंदगी कर रखी है सिर्फ इसलिए क्योंकि हर दुनिया में हर फर्द को खुद से छोटा समझता है इजराइल, और अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। हमारे भी देश में जो भक्त हैं ना, जो नेतन्याहू को अपना फूफा मान बैठे हैं, उनको मालूम होना चाहिए नेतन्याहू हो या इजराइली, उनके नज़र में मूर्ति पूजकों की कोई हैसियत नहीं है। वो तो जीना भी नहीं देखना चाहते, और उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जानी चाहिए। खासकर हमारे देश में जो भक्त या जो बेरोजगार शख्स इजराइल के भीतर जाकर काम कर रहा है ना, वहां उसे कोई और गोश्त मिले ना मिले, लेकिन गाय का गोश्त वहां इजरायली बड़ी चाव से खाते हैं, और गाय का गोश्त ही वहां पब्लिकली ज्यादातर अवेलेबल होता है। तो जो भक्तगण हैं वो वहां जाकर के अगर उनका मन करता भी होगा तो क्या खाते होंगे, फिलहाल उन्हीं का दिल उन्हीं का मन जानता होगा। इजराइल भारतीयों के लिए अपने यहां एक मंदिर भी नहीं बना सकता, क्योंकि मंदिर और मूर्ति पूजा दोनों को हराम समझता है। अरब वाले तो कम से कम मंदिर उंदिर बना दिए हैं ना, यूएई में, दुबई में, कि आओ भाई भारतीय हो, 90 लाख भारतीय रह रहे हो अरब के देशों में, हमारे यहाँ आओ तो कम से कम पूजा पाठ करके जाओ भाई, तुम्हें हम हक देते हैं, लो पूजा वूजा कर लो। ऐसा ही कोई डिमांड हमारे मोदी जी इजराइल से करके दिखाएं तो जाने इजराइल समझा देगा कि मूर्ति पूजा किसे कहते हैं और कितनी इज्जत करता है इजराइल। गौर करने वाली बात यह है कि गाजा के भीतर अब तक 45,000 से ज्यादा फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं, जो भी नाम आप देना चाहें। पर आने वाला दिन यही बता रहा है कि अगर जल्द से जल्द सीज फायर गाजा के भीतर ना किया गया तो इजराइल को कुछ हो या ना हो, उसका कुछ बिगड़ता हो या ना हो, लेकिन गाजा की पूरी फलस्तीनी आबादी खाली हो जाएगी। गाजा पहले भी अकेला था, अकेला लड़ रहा था, आज भी अकेला लड़ रहा है। सीरिया की तरफ से हिजबुल्ला को सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन उस सपोर्ट का नतीजा यह होता है कि सीरिया की नई हुकूमत झुक गई, क्योंकि वो अमेरिकन और इजरायली सपोर्टर माने जाते हैं। इजराइल के ऊपर ना तो हमला कर सकते हैं, ना इजराइल को लाल आंख दिखा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की मदद से उनको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका ने हैयत तहरीर अल शाम के नेता अहमद अल शरह उर्फ अल जुलानी, इसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा था। तो जो भी इसका खबर देगा उसको $10 मिलियन यूएस देगा। अब पूरी दुनिया चिक चिक कह रही है, खुद वो बता रहा है कि वो इस वक्त सीरिया में है। अब सीरिया में इनकी हुकूमत हो जाने के बाद अमेरिका अपने नुमाइंदों के साथ सीरिया पहुंचता है। सीरिया पहुंचने के बाद इनसे, इनकी हुकूमत से राब्ता करता है, बातचीत करता है, और जब ये समझ में आ गया कि हाँ ये तो हमारे शीशे में ढल चुका है, उसके बाद हैयत तहरीर अल शाम के नेता अल जुलानी के ऊपर जो $10 मिलियन का इनाम रखा गया था उसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। मतलब हजारों लोगों का कत्लेआम करने वाले, बड़े बूढ़े बुजुर्ग औरतों का कत्लेआम करने वाले नेता अब अमेरिका के लिए नूरे नज़र हो चुके हैं। उनके ऊपर से धीरे धीरे पाबंदियां हटाई जा रही हैं, और सबसे बड़ी कामयाबी एसटीएच अल जुलानी को तो यही है कि उसके ऊपर जो $10 मिलियन का अमेरिका ने इनाम रखा था वो हटा लिया गया। तो आखिर फलस्तीनियों के लिए लड़ कौन रहा है? ईरान खुलकर लड़ रहा है। हूती जब तब अपने अटैक कर ही देते हैं, और वो खुलकर कहते भी हैं कि हम तब तक समंदरी इलाके से एक भी जहाज को नहीं जाने देंगे, और तब तक अपने हमले जारी रखेंगे जब तक गाजा के ऊपर हमले होते रहेंगे, जब तक कि जंग खत्म नहीं हो जाता। हम अपने फलस्तीनी भाइयों की हिमायत करते हैं और उन्हीं की हिमायत में हमला कर रहे हैं, और ये पूरे
बीते 13-14 महीने से हो रहा है। लाखों लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। अमेरिका परस्त हुकूमतें अलग अलग मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में बैठाई जा रही हैं। जॉर्डन का वही हाल है, इजराइल परस्त। मिस्र का वही हाल है, इजराइल परस्त। और सीरिया का भी वही हाल है, अमेरिका इजराइल परस्त। सबसे बड़े गद्दार के तौर पर अब तक सोशल मीडिया पर भी और दुनिया भर में तुर्की को देखा जा रहा है, जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता आया और किया कुछ नहीं। खैर, बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं जो आप आगे चल के देखेंगे, जिसमें यह पता चलता है कि तुर्की हय्यतुत तहरीर अल शाम के नेता अहमद अल शरह अबू मोहम्मद अल जोलानी को अपने शीशे में ढाल रहा है। यह भी माना जा रहा है कि अबू अल जोलानी को तुर्की अपने शीशे में ढालने के बाद सीरिया के ऊपर कंट्रोल भी कर सकता है। और यह भी माना जा रहा है कि अल जोलानी की वजह से तुर्की को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इदलिब, हामा, होम्स जैसे कई इलाकों पर तुर्की हमला करके अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकता है, यानी वो उनको तुर्की का हिस्सा बना सकता है। खैर, अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ी परेशानी इजराइल को होगी, अमेरिका को होगी, क्योंकि तुर्की चाहे कितना ही खुद को अमेरिका, इजराइल, नाटो का वफादार समझ ले, पर अमेरिका अपनी सेंधमारी से बाज नहीं आएगा। तुर्की को इसका अंजाम भुगतना भी पड़ेगा। फिलहाल जिस तरीके से हूतियों ने अमेरिका को मार भगाया है, ये बात बीते कई दिनों तक मीडिया में सुनाई नहीं देगी, लेकिन लोग याद रखेंगे कि वाकई हूती तो बड़ी खतरनाक चीज है भाई। फिर मिलते किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।